बेरहम इश्क। भाग एक। रास्ते पर एक आलीशान कार तेज रफ्तार से भाग जा रही थी। आखिर में जब वह अपने मुकाम तक पहुंची तब कार को रोक दिया गया और उस कार से एक बेहद खूबसूरत लड़की कर से बाहर उतरी। गोरा रंग, काली गहरी बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे ब्राउनीज बाल, चेहरे पर चमक ऐसी मानो आसमान के लाखों सितारों ने उसके आगे रोशनी फैला दी हो। लाइट पिंक कलर की चमकीली लेकिन सिंपल सी साड़ी पहने वह लड़की बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। 22 साल की चार्मी अपने ही आप में एक खूबसूरती की मिसाल है। कर से उतरते ही एक गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट लिए वह अपने सामने खड़े एक बुजुर्ग आदमी से बोली, हाय जॉन अंकल, कैसे हैं आप? आई एम ब्रिलियंट चार्मी। बेटा तुम हो? उनका ये जवाब सुन चार्मी हंसते हुए, सच में जॉन अंकल, आज तक किसी से नहीं सुना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वैसे आज आए हैं क्या? वह कौन? अभिजीत बाबा आ चुके हैं, तुम जाकर उनसे मिल लो, उन्हें अच्छा लगेगा। कहने को तो जॉन ने चार्मी को कहे तो दिया था, लेकिन वह भी इस बात पर कायम नहीं था कि क्या सच में अभिजीत चार्मी से मिलकर खुश होगा। फिर भी एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लिए मन ही माँ बोले, जीसस, आज तो इस बच्ची के नसीब में अभिजीत बाबा का प्यार भरी बातें आ जाए। और गहरी सांस भरते हुए चार्मी के हाथ से बैग लेते हुए बोले, ठीक है फिर बेटा, अब आप अंदर जाइए। चार्मी, जो पूरे 1 महीने बाद अपने आलीशान आहूजा विला में आई थी, आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जैसे ही वह मास्टर बेडरूम के बाहर आई, उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट में जगह ले ली। अपने दिल की धड़कनों पर काबू करते हुए उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया और धीमी आवाज में बोली, अभिजीत क्या आप अंदर हैं? मुझे जॉन अंकल ने बताया कि आप थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए थे। लेकिन अंदर से जरा भी आवाज नहीं आई, जिसे देख अब चार्मी ने आहिस्ता से दरवाजे को धकेला और अंदर झांक कर देखा तो एक नौजवान उसके सामने, जो बेड से सर टीका कर आंखें बंद करके बैठा था। मैं अंदर आ रही हूँ, कहते हुए चार्मी ने अपने कदम बेडरूम में रखे। एक वक्त के लिए चार्मी को लगा अभिजीत सो रहा है, जिस वजह से दबे कदमों से है उसकी ओर बढ़ी और अपने टूटी पर हाथ रख एक तक अभिजीत को निहारता शुरू किया। कोर नेचर वाला अभिजीत सोते वक्त किसी बच्चों की तरह मासूम लग रहा था। चेहरा इतना फेर कि किसी लड़की को भी कैप्लेस आ जाए। चार्मी मन ही मन बोली, सिर्फ आप जब सोते हो तभी मैं आपको एक तक प्यार से देखने की हिम्मत कर सकती हूँ। ये सोचते हुए अनायास ही उसकी उंगलियां अभिजीत की चीन तक पहुंच गई और किसी की छुअन अपने चेहरे पर महसूस। अचानक अभिजीत ने अपनी आंखें खोली और जो इंसान अभी अभी मासूमियत से भरा था, अचानक से उसके आंखें खोलने की वजह से एक ठंडा एटमॉस्फेयर पूरे बेडरूम में क्रिएट हो गया। नींद में होने की वजह से अब खुली आंखों से देखते हुए अभिजीत बोला, किसने इजाजत दी तुम्हें यहाँ आने की? मैं कहते समय चार्मी के मुंह से मानो अल्फाज निकालने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे ही अभिजीत की नजर चार्मी के हाथ पर गई, जिससे उसने अब छुआ, उसकी आंखों में मानो खून उतर आया हो। चार्मी कुछ कह पाती इससे पहले अभिजीत ने उसकी कलाई को मोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह देखने और छूने की? दर्द के मारे चार्मी कहने लगी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में वही टेबल पर रखे फोटो फ्रेम उसके हाथ का धक्का लगकर नीचे गिर गई। अभिजीत ने एक झटके में उसका हाथ छोड़ और उसे फोटो फ्रेम को उठाकर देखा तो उसे फ्रेम को क्रैक आ चुका था। चार्मी घबराए आवाज में, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अभिजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था, जिस वजह से उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया और बोला, ये भोला चेहरा बनाकर मेरे सामने मत आया करो, गिन आती है तुमसे। चार्मी बस दर्द के मारे कहारते हुए अपने हाथ को सहला रही। उसने अपने जुबान से एक लफ्ज
तक ना निकला जिसे देख अभिजीत बोला, और तुम अपनी औकात भूलो मत। तुमसे भले ही मेरी शादी करवा दी गई हो, लेकिन याद रखना तुम मेरे लिए इस दुनिया में बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करती। अभिजीत के ये लफ्ज चार्मी के दिल को किसी खंजर की तरह चीरते जा रहे थे। अभिजीत के दिए जख्मों से भरी हुई चार्मी एक कोने में पड़ी अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए अभिजीत की बातें सुन रही थी। आंखों से बेइंतहा आंसू गिर रहा था, उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसने रुवासी आवाज में कहा, लेकिन मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। प्यार? प्यार माय फुट में सिर्फ निवेदिता से प्यार करता हूँ, और यह बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो। अगर 3 साल पहले मेरे घर वाले शादी के लिए दबाव नहीं डालते तो आज मैं अपने प्यार के साथ होता। बिकॉज ऑफ यू कहते हुए अभिजीत टेबल पर रखे कांच के गिलास को नीचे पाठक वहां से चला गया, जिस वजह से गिलास का एक टुकड़ा चार्मी के हाथ पर जा लगा, जिस वजह से चार्मी के हाथों से खून बहने लगा। भाग दो। कुछ गिरने की आवाज सुनकर जॉन अंकल समझ गए कि जरूर आज फिर से अभिजीत ने चार्मी को पीटा होगा, इसलिए अपने साथ पहले से ही ड्रेसिंग का सामान लिए वह बाहर खड़े थे। अभिजीत के जाने के थोड़ी देर बाद चार्मी उठी, इस कमरे से बाहर आई। उसने जो दरवाजा खोला तो जॉन अंकल अपने हाथ में ड्रेसिंग का सामान लिए उसके सामने खड़े थे। उन्होंने दुख भरी आवाज में कहा, आओ चार्मी बेटा, मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। लेकिन चार्मी ने मना कर उनके हाथ से ड्रेसिंग का सामान लिया और जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए बोली, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं खुद बैंडेज कर लूंगी अपने हाथ को। और वहां से चली गई अपने कमरे में। आते ही जहां चार्मी 3 सालों से रहती आ रही थी, उसने कमरे का मुआयना करते हुए खुद से ही कहा, 3 साल बीत गए लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं जहां अभिजीत के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उसमें मैं नाकाम रह गई। कमरे का दरवाजा बंद कर वह बेड पर बैठी और अब पर इंतहा सिसकने लगी। आखिर यही तो वह जगह थी जहां वह खुलकर अपने दिल के जज्बात बाहर ला सकती थी। रोते हुए उसे वह दिन याद आया जब उसकी और अभिजीत की कोर्ट मैरिज हुई थी। जल्दबाजी की इस शादी में किसी को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दूसरे को अंगूठी पहनते समय जहां अभिजीत नफरत भरी नजरों से जिस हाथ से वह चार्मी को अंगूठी पहन रहा था उसे देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ चार्मी बहुत ही प्यार से अपने उसे हाथ को निहार रही थी। उसमें अभिजीत ने डायमंड वाली अंगूठी पहनी थी। रिसेप्शन के दिन जब अभिजीत और चार्मी सबके सामने दूल्हा दुल्हन के तौर पर आए थे, सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। बहुत से लोग उन्हें इस बात की बधाई दे रहे थे कि आखिरकार दोस्ती प्यार में तब्दील हो ही गई। बहुत सी लड़कियां तो जलन के मारे आहा भर रही थी, लेकिन चार्मी कितनी खुशकिस्मत है जो अभिजीत जैसा दूल्हा मिल। और जब चार्मी के एक फूलों का गुलदस्ता अभिजीत के सामने करते हुए कहा, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? गुस्से के मारे अभिजीत ने अपने हाथ में पड़ा वाइन का गिलास चार्मी पर उड़ेल दिया, जिससे बैंक्वेट में आए सभी लोगों को घोषित करने के लिए एक नया टॉपिक मिल गया, जहां कुछ लोग चार्मी की इस हालात पर अफसोस जाता रहे थे, वहीं कुछ लोगों में खुसर फूसा हो रही थी। हमने तो सुना है ये चार्मी जैसी दिखती है वैसी नहीं है, बहुत ही चिप ट्रिक इस्तेमाल करके वह आहूजा खानदान की बहू बनी है। इसके बावजूद भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए चार्मी वहां से चली गई। वहां सभी लोग इस सब के बावजूद भी चार्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख
कर हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत को तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह फिर से अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों से बात करने लगा। अचानक से चार्मी, जो अपनी आंखें बंद कर यह सब सोच रही थी, उसने अपनी आंखें खोली और अपने इस बेबी को देख कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैंने बहुत कोशिश की और आजमाया अपनी किस्मत को, लेकिन आखिर में हमेशा मुझे दर्द ही मिला। पहले माँ के गुजर जाने का और अब अभिजीत की बेरुखी का। क्या इस दुनिया में खुश रहने का हक नहीं है? मुझे बड़बड़ाते हुए फिर से वह रोने लगी और रोते रोते नींद के आगोश में चली गई। यहाँ अभिजीत भी बहुत परेशान था। टूटे हुए फोटो फ्रेम को देखते हुए वह बोला, कहाँ गई हो तुम निवेदिता? अपने अभिजीत को अकेला छोड़कर देखो क्या हाल हो गया है मेरा। तुम कहती थी कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हो और अपने प्यार को छोड़कर 3 सालों से कहाँ गायब हो गई हो तुम? आई रियली मिस यू निवेदिता, रियली मिस यू, प्लीज चली आओ। कहते हुए उसने उसे फोटो फ्रेम को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। अगला दिन डाइनिंग टेबल पर बैठा अभिजीत आज का अखबार पढ़ रहा था। चार्मी जब नीचे उतर गई तब उसके हाथों पर अब पट्टी लग चुकी थी। उसने जब अभिजीत को अपने सामने बैठे देखा तो ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने जगह ले ली। अभिजीत की नजरें जैसे ही सामने से आ रही चार्मी पर पड़ी, वह उसके हाथ की पट्टी को देखते हुए बोला, तो पट्टी कर ली तुमने? और यह जो तुम्हारा चेहरा सज चुका है उसका क्या तुम्हें खुद को मरहम लगाना भी नहीं आता? जिस पर चार्मी ने उसके सामने की चेयर को पीछे कर उसे पर बैठते हुए कहा कि मैं पट्टी कर ली है और अभी दर्द नहीं हो रहा है, इसलिए बेफिक्र रहो। और मन ही मन बोली, क्या इन्हें मेरी फिक्र हो रही है? जिससे उसका चेहरा चहक उठा था। अचानक से अभिजीत की एक बात उससे फिर से मुरझा गई जब वह बोला, वेल हमें आज शाम को ही पुराने आहूजा मेंशन में जाना है, माँ ने बुलाया है। सो उसकी इस बात पर ठीक है कहते हुए चार्मी अपना नाश्ता करने लगी कि तभी अभिजीत, जो अब बस जायका कब उठा ही रहा था, उसका फोन रिंग करने लगा। फोन को बजना देख उसने झट से कॉल रिसीव, क्या खबर है? तो दूसरी तरफ से वह शख्स बोला, सर हमने मिस से निवेदिता को ढूंढ लिया है और वह हमारे साथ आ जाएगी। अभिजीत ने दूसरा सवाल उसे सामने वाले शख्स की ओर फेंका। आखिर में जब वह यहाँ से गायब हुई थी, वह किसे मिली थी? तो उसे शख्स ने हकलाते हुए कहा, सर मिस चार्मी जी से। चार्मी का नाम सुनते ही अभिजीत ने फोन काट दिया। अब गुस्से भरी नजरों से चार्मी को घूरने लगा। भाग 3। जब अभिजीत को दूसरी तरफ से चार्मी का नाम सुना तो वह गुस्से से चार्मी को घूरने लगा। चार्मी जो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी कि जब इस बात का एहसास हुआ कि अभिजीत उसे देख रहा है तो वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ अभिजीत? एनीथिंग इज रोंग? आप मुझे ऐसी क्यों घूर रहे हैं? उसका इतना कहना ही था कि अभिजीत ने चार्मी के जिस हाथ पर पट्टी लगी थी उसे हाथ को कस के पड़ा और गुस्से भरी आवाज में दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें घूरूंगा नहीं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगा? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। चार्मी, जिसका हाथ पहले से ही बहुत दर्द कर रहा था, वह दर्द के मारे करने लगी और बोली, अभिजीत इट्स हर्टिंग। अभिजीत ने झट से उसका हाथ छोड़ा और अपने दांत पीसते हुए बोला, नाजुक होने का दिखावा मत करो समझी, मैं खूब समझता हूँ तुम्हारी यह चिप हरकतें। अचानक से उसका हाथ झड़कने की वजह से टेबल पर रखी नाश्ते की डिश नीचे गिरकर टूट गई। वह खुद को संभाल पाती इससे पहले ही अभिजीत ने अपना रुख लेजा अपनाते हुए कहा, निवेदिता ने सर्टेनली मुझे ब्रेकअप
कर लिया और अचानक से गायब हो गई। बताओ क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ था? चार में दर्द के मारे तड़प रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं आपसे कहा कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता तो क्या आप मानेंगे? तो प्लीज कितना झूठ बोलोगी तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हें पता नहीं? व्यंग्यात्मक लहजे में जब अभिजीत बोला तो उसकी बात सुनने चार्मी मन ही मन बोली, लेकिन इन सब के दौरान किसी ने मेरे बारे में कहा? सोच। और अभिजीत को सीधे सीधे जवाब देते हुए कहा, देखिए मैंने निवेदिता के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन अभिजीत तो मानो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसके टुडे को कस के पड़ा और बोला, ये जो तुम मेरे सामने बेचारगी बनने का नाटक कर रही हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। उल्टा मैं तुम्हारे साथ जितना रहता हूँ इतनी मुझे तुमसे घिन आती है। कहकर वह उठा और जाने लगा। चार्मी अपनी आंखों में आंसू लिए बस उसे देख रही थी। तभी अचानक अभिजीत पलटा और बोला, अगर तुमने निवेदिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होगी तो तुम्हें इन सब की दर्दनाक कीमत चुकानी होगी। और डोंट वरी, इस सब में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए वह डाइनिंग हॉल से निकल गया। डाइनिंग हॉल में अकेली बैठी चार्मी बस यही सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या है जो उसे इतनी जिल्लत झेलनी पड़ रही है। क्या मैं तुम्हारी आंखों में इतनी खटकती हूँ जो तुम मुझसे सीधे मुंह है बात भी नहीं करते हमेशा की तरह? आज भी सिर्फ उसके आंसू थे उसका साथ देने के लिए। 4 हफ्ते बाद देखते ही देखते 4 हफ्ते गुजर गए, लेकिन अभिजीत का कोई अता पता नहीं था। उसने तो मानो अपना दूसरा घर ही बना लिया हो कहीं बाहर। हाल में बैठी चार्मी टेलीविजन पर न्यूज देखते हुए मन ही माँ बोली, पूरे 4 हफ्ते बीत गए लेकिन अभी भी अभिजीत आए नहीं। आज तो हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है, क्या उन्हें याद होगी? सोते हुए वह न्यूज देख रही थी कि तभी अभिजीत का इंटरव्यू टीवी पर दिखाया गया, जिसमें एक रिपोर्टर अभिजीत से पूछा, सो मिस्टर आहूजा, हमने सुना है कि आहूजा इंटरनेशनल ने कपूर इंटरनेशनल कंपनी को अक्वायर किया है। वही अभी न्यूज देख रही थी कि जॉन अंकल भागते हुए उसके पास आए और बोले, चार्मी बेटा, अभी अभिजीत बाबा का मुझे कॉल आया था कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर कंपनी में जाना है, तो क्या तुम चली जाओगी? क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। ठीक है जॉन अंकल, मैं चली जाऊंगी, आप अपना काम कीजिएगा। कर चार्मी उठी और तैयार होने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद आहूजा इंटरनेशनल की बिल्डिंग के सामने चार्मी खड़ी थी। इस विशालकाय बिल्डिंग्स को देख रही थी जिसका मालिक उसका खुद का पति अभिजीत था। अच्छा हुआ जून अंकल ने मुझे ये फाइल ले जाने को कहा, इस बहाने में अभिजीत को केक भी दे दूंगी और उन्हें देख भी लूंगी। आज चाहे जो भी हो मैं अभिजीत से अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करूंगी। यह सोचते हुए जैसे ही चार्मी ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया, ठीक उसके सामने लिफ्ट डिंग डोंग की आवाज के साथ खुली और सामने का नजारा देख चार्मी के होश उड़ गए, क्योंकि सामने और कोई नहीं अभिजीत खड़ा था, उसके हाथ में हाथ डाले। निवेदिता उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। अभिजीत डार्लिंग, क्या लगता है तुम्हें आज रात के डिनर के लिए हम इटालियन रेस्टोरेंट चले? निवेदिता का सवाल सुन अभिजीत प्यार भरी आवाज में कहा, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, तुम जहां चाहो वहां जाएंगे। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि निवेदिता की नजर सामने भोजन की खाड़ी चार्मी पर पड़ी, जिसे देख उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चार्मी हो ना, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसी हो? चार में जो अभी भी हैरानगी भरे एक्सप्रेशन लिए सामने खड़ी निवेदिता को देख रही थी, उसने मन ही मन कहा, निवेदिता। उसने झट से अपने साथ लाया केक की बैग अपने पीछे छुपा लिया
और गर्दन नीचे कर खड़ी हो गई। अभिजीत ने बड़े ही रुक आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन चार्मी, जो अभी तक ये समझने की कोशिश कर रही थी कि निवेदिता यहाँ कब और कैसे आई, जिस वजह से उसने कोई जवाब नहीं दिया, अपने सवाल का जवाब ना सुनता प्रकार अभिजीत ने तेज आवाज में फिर से कहा, क्यों तुम्हें एक बार में बात सुनाई नहीं देती? कान फूट गए हैं तुम्हारे? तब चार्मी की टिंडर टूटी और उसने अपने साथ लाइव फाइल अभिजीत के आगे करते हुए, ये लीजिए, मैं ये देने आई थी। निवेदिता की नजर चार्मी के दूसरे हाथ में गई जिसमें उसने कुछ पकड़ रखा था, इसलिए उसने पूछा, और कुछ? चार्मी, लेकिन चार्मी ने इस तरह खड़ी रही, ना ही उसके सवाल का जवाब दिया। अभिजीत ने उसके हाथ से वह फाइल ली और बोला, आइंदा से मेरी कंपनी में आने की यहाँ या यहाँ दिखने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और यह अपने दिमाग में फिट कर लो, वरना तुम जानती हो। लेकिन निवेदिता इससे उलट चार्मी से बहुत ही हम्बल तरीके से बोली, तुम्हें पता है चार्मी, 3 साल हुए हमें मिले बगैर, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। किस हुए? भले ही निवेदिता ऊपर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जहर के घुट पिए वह बोली, हमेशा की तरह बेवकूफ। और एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ अब चार्मी को देखने लगी, लेकिन चार्मी इसका कोई जवाब देती इससे पहले अभिजीत बोला, स्वीटहार्ट, हम दूसरा एलिवेटर उसे करते हैं, चलो ठीक है। कहते हुए निवेदिता भी उसके साथ चली गई और पीछे मुड़कर वापस चार्मी को देखकर मुस्कुरा दी और यहाँ अकेली खुद से ही बोली, आखिर यह निवेदिता यहाँ क्यों आई है?